राजनीति तो बहुत खून खराबे वाला क्षेत्र है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं, देखिए, दिस फिजिकल बॉडी विल डाई वन डे, दिस इज काइंड ऑफ ट्रुथ। हम देखते हैं लोगों को मरते हुए। तो क्या गैरसैंण के लिए आप कुर्बानी देने को तैयार हैं? ये आपका आंदोलन क्या हिंसक भी हो सकता है? नहीं, हिंसा, गांधी के देश वाले हैं हम लोग। हमारी आज़ादी जो है अहिंसा से मिली थी। कि हाईकोर्ट के माननीय जज साहब ने, आपने भी देखा होगा, वो वायरल हुआ वो वीडियो जिसमें उन्होंने 8,000 करोड़ की बात कही है, जस्टिस थपलियाल जी ने। तो भाई, अगर आपको देहरादून राजधानी बनानी थी तो इतना खर्चा क्यों किया हो? मैंने कहा भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, इससे क्या मतलब हमें? हम काहे के लिए आए? हम जनता की सेवा के लिए आए। इतनी मेहनत करके हम पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और अगर हम किसी पार्टी के पीछे चले जाएं तो देश का तो बंटाधार होना ही है। आपको क्या लगता है कि जो आपका ये गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा है, आपकी जो आंदोलन है 25 तारीख से शायद आप कर रहे हैं, तो उम्मीद है कामयाबी मिलेगी? स्थायी राजधानी, हमारी एक समिति बनी हुई है, गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति। पहला आंदोलन हमने 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में किया था। उसमें 6 लोग जुटे थे और हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था। मैं केरल की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। केरल में मैंने सोशल मीडिया ही में पढ़ा, वहाँ रिलीजियस लाइन में आईएएस अधिकारी बन गए। क्या है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है बीच? अरे भाई, आप यू आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वन पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम ए स्टेट, और सविन बंसल जो हैं अच्छे अधिकारी, कभी मैंने उनकी शिकायत नहीं सुनी। आप अगर उनको कह रहे हैं, और वो दिन रात जा रहा है, जब देवी आपदा आ गई थी तो वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, दैट इज वेरी बैड इन टेस्ट। और हम इसका विरोध करते हैं एज आईएएस भी, और एज आम नागरिक भी विरोध करता हूँ इसका। जब कोई सिविल सेवा में सेलेक्ट होता है, उसके घर परिवार के लोग, ख़ानदान के लोग, गांव वाले, मोहल्ले वाले खुशी मनाते हैं, और वो उस खुशी की वजह होती है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, अब वो उसे एक कलेक्टर के रूप में देखेंगे। एक आम धारणा है कि जब कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, तो ये तय है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है। इसकी खुशी उनके आसपास वालों को बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई अधिकारी अपने 31 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद ना डीएम बने, ना कमिश्नर बने, तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिस्टम को वो अधिकारी 31 सालों में कितना चुभा है। यानी कि उस शख्स ने, उस अधिकारी ने कभी भी अपने नैतिक दायित्वों से परहेज नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसे माना। आज ऐसे ही एक अधिकारी विनोद रतूड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो 1992 बैच के पीसीएस अधिकारी थे और जिन्हें 2005 में आईएएस मिला। 92 में सेलेक्ट होने के बाद इन्हें ज्वाइनिंग में 2 साल लगे, 94 में ज्वाइन किया। लेकिन अपनी कार्यशैली के चलते, समाज के प्रति अपनी संवेदना के चलते, विनोद रतूड़ी ने कभी कोई समझौते नहीं किए। उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अपनी पूरे सेवा काल में ना डीएम बने, ना कमिश्नर बने, और इन्हें हमेशा ऐसे विभागों में रखा गया जिन्हें देसी तौर पे कहा जाता है कि नॉन कमाऊ, यानी कि जिनसे कोई कमाई नहीं होती। लेकिन जिस जिस विभाग में रहे, अपनी छाप छोड़ी। रिटायरमेंट के बाद विनोद रतूड़ी जी ने उत्तराखंड का एक ज्वलंत मुद्दा अपने हाथों की मशाल के तहत आगे बढ़ाया, और वो मुद्दा है स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा। गैरसैंण के मुद्दे पर विनोद रतूड़ी जी कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं हैं और प्रदेश व्यापी एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उनके इसी तेवरों को देखते हुए जनता विनोद रतूड़ी के पीछे हो रही है, और लगातार पूरे उत्तराखंड में माहौल बन रहा है कि विनोद रतूड़ी का ये मिशन,
स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। तो ये ऐसे पहले अधिकारी हैं जो सड़क पर उतर गए हैं राजधानी बनाए जाने को लेकर कि गैरसैंण राजधानी हो, क्योंकि पहाड़ का दर्द पहाड़ में रहकर ही अधिकारी महसूस कर सकते हैं। रतोड़ी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। आपके पीड़ा गैरसैंण को लेकर जग जाहिर है, तो ये पीड़ा की उत्पत्ति क्यों हुई और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने का मिशन क्यों शुरू किया आपने? देखिए, मैं चमोली ज़िले का रहने वाला हूँ और रुतुड़ा गांव है मेरा। तो मैं जब अपने गांव में मकान बनाने लगा, और हमारा पुश्तैनी मकान है उसकी भी मरम्मत कराई थी, वो तो पहले करा दी थी। 21 से शुरू किया था बनाना। तो ये देखा कि पहाड़ में लोग जो हैं, लगभग हमारी गांव की सारी ज़मीनें बंजर आज की तारीख में, और जो मकान थे वो खंडर हो गए थे कई कई लोगों के। जब मैंने मकान बनाना शुरू किया तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई, पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ में ही होनी चाहिए, तभी शायद ये खंडर मकान सही हो पाएंगे, ये पलायन रुकेगा। तो वो मकान स्टार्ट किया और 22 में बनकर तैयार हो गया। 22 में मैं 26 जनवरी 2022 को उसका मैंने पूजा पाठ कराते हैं जैसे हिंदुओं में, वो कराया। और उसके बाद मैंने यहाँ फ्लैट लिया देहरादून में, जो कि हमारी अस्थायी राजधानी। जब मैंने अपना मकान बनाया तो मैंने देखा कि लोगों ने जो है अपने अपने जो पुराने मकान थे उनमें टिन डालने शुरू किए, काफ़ी लोगों ने। और अब लगभग सारे मकान हमारे गांव में अच्छे बन चुके हैं। और जो तब मुझे ये भी क्रोध आया कि 9 नवंबर 2000 को हमारा प्रदेश बन गया था, और जैसे आपने बताया कि मैं PCS उत्तर प्रदेश का टॉपर अपने बैच का, और 94 24 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था एकेडमी नैनीताल में। तो ये देखा, और 9 नवंबर 2000 को मैं अपने राज्य में SDM बड़ौद से सीधे यहाँ आ गया था। 10 नवंबर से 30 नवंबर तक हमने करीब फाइलें झाड़ी। टोलिया साहब उस समय होते थे, प्रमुख सचिव होते थे। तो वो फाइलें झाड़ी और उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि आदमी कम थे उस समय। फिर मैं डिप्टी कलेक्टर देहरादून के पद पे तैनात हो गया था। फिर SDM देहरादून, सिटी मजिस्ट्रेट ADM देहरादून रहा। और तब भी मैं देख रहा था, क्योंकि तब गैरसैंण राजधानी की मांग ज़्यादा थी। और दुखद ये रहा कि जो यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें राजधानी की कहीं बात ही नहीं की गई। हमारे साथ के 2 और राज्य, झारखंड और छत्तीसगढ़, उनके जो एक्ट हैं, जो जिन राज्यों से वो अलग हुए, उसमें स्पेसिफिकली राजधानी का मेंशन किया गया था। अच्छा, हमारे प्रदेश का ये बड़ी विडम्बना है। और जैसे आपको तो ज्ञात है ही, क्योंकि आपने भी आंदोलन देखा है, और आप उत्तराखंड के ही इतने सालों से आ ही गए हैं और रह ही रहे हैं, अब उत्तराखंड के निवासी हैं अब तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी देखा होगा कि 42 शहादतें हुई हैं हमारे किसी भारत देश की हिस्ट्री में। छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए 42 शहादत कहीं नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता। हो सकता अब हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, MSc वाला हूँ, साइंस वाला हूँ, तो वो खैर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मेरी जानकारी के लिए कुर्बानियाँ, हाँ, 42 कुर्बानियाँ दी। और आपको रामपुर तिराहा भी आपने सुना, आप तो बिल्कुल आपने शायद कवर भी किया हो उस समय, हो सकता है कवर भी किया हो। और मसूरी का गोलीकांड आपने सुना ही है। श्रीयन टापू में मैं जब SDM कीर्तिनगर था, तो हम लोग स्वर्गीय राजेश रावत और यशोधर मेंजवाल और SDM टीरी थे उस समय, कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, अपने कंधे में लाए थे बॉडीज उनको उठा के। 95 की बात है शायद, एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट डेट और सन तो याद नहीं है, क्योंकि पुलिस को लोग आने नहीं दे रहे थे।
अब खटीमा गोलीकांड हो, जिसके हमारे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक रहे जहाँ से, वर्तमान मुख्यमंत्री जी, तो इसलिए ये शुरू से पीड़ा तो है ही। तो और पलायन हो रहा है बंदरों का। जब मैं गांव में गया तो मैंने देखा कि बंदर ऐसे आतंक मचा रहे हैं, जैसे कुछ भी आप अगर खेत में या संतरा है या कद्दू के बीज, कद्दू तक छोटे छोटे फूल और बीज खा जा रहे हो। अच्छा, आप रिटायरमेंट के बाद में गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब आप शासन का हिस्सा थे, सरकार का हिस्सा थे, सिस्टम का हिस्सा थे, तो उस वक्त भी क्या आपने कोई कोशिशें की हैं? हाँ, मैंने बताया ना कि सूचना के अधिकार अधिनियम में 2021 में जी जी। मैं भाषा सचिव था, सचिव मैंने सूचनाएं मांगी कि अस्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए सरकारों ने 9 नवंबर 2000 के बाद क्या क्या कार्य किए, कितने भारत सरकार से पैसे आए, सूचना नहीं मिली। इसी तरह मैंने दूसरी एक और प्रश्न किया कि गैरसैंण विकास परिषद 2014 के एक्ट से बनाया जो, उसमें पूछा कि उसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कितना बजट है, तो 21-22 तक उसकी सूचना आई थी विधानसभा से। और इसी तरह मैंने पूछा कि 9 नवंबर 2000 के बाद सांसद निधि, विधायक निधि में गांव-गांव में कितना खर्चा हुआ, इसका ब्यौरा दें। कुछ 95 ब्लॉक हैं हमारे, विकास खंड हैं, तो उनमें से कुछ विकास खंडों से सूचना आई। बिल्कुल कम काम हुए, कहीं खड़ंजा पड़ंजा, आप समझ सकते हैं उस बात को। पहले अब तो 5 करोड़ है शायद विधायक निधि। आप सरकार का सिस्टम का हिस्सा है, हमसे बेहतर आपको पता है क्या होता है इस निधि का। नहीं, उसमें सीडीओ जो उनकी 2018 में इन्होंने एक विधायक निधि की नियमावली निकाली, तो सीडीओ वीडियो उसका हिसाब किताब रखते हैं मुख्य विकास अधिकारी जो जिले में होते हैं, और ये स्थितियाँ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2000 से लेकर अब तक 25 साल गुजर चुके हैं, उत्तराखंड में न जाने कितने मुख्यमंत्री आए, 10 भाजपा और कांग्रेस, कभी ये आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितने गंभीर हैं स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर? अब कांग्रेस में उनके अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, वो कह रहे हैं कि हम साहब सत्ता में आए तो हम राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। हरीश रावत जी को आप जानते ही हैं, वो कहते हैं उनके टाइम पे तो 2014 में, और जब कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो वो भवन जो भराड़ीसैंण में बना, आपने देखा ही होगा कितना सुंदर, अच्छा बना है। तो उन्होंने कुछ खर्चा किया उस और कुछ प्रयास किए, और त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा कि ये क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो तथाकथित राजधानी कहूँगा मैं उसको ग्रीष्मकालीन, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट से पास है, तो राजधानी का मुद्दा जो है पार्लियामेंट को विधानसभा से पास करके भेजना पड़ेगा, और जो अस्थायी राजधानी देहरादून का उसका शायद कोई नोटिफिकेशन है। अच्छा, उत्तराखंड में जिस तरीके से देहरादून को राजधानी बनाया गया और अस्थायी राजधानी बनाया गया, तो यहाँ की आवाम इसे लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि आए दिन अस्थायी राजधानी देहरादून में जाम की समस्या, न जाने कितनी नहीं, आप ये देखो ना, जो आपका सीडीओ ऑफिस था जी देहरादून का, आप तो पहले से देखते रहे हैं देहरादून जिले को, तो सीडीओ ऑफिस को इन्होंने विधानसभा बनाया, और वो किसके किनारे है? ऋषिपर्णा नदी के, ठीक है। और वो नदी कैसी है आपको पता है, और नियमों की बात करते हैं नदी के किनारे, और अब कह रहे हैं कि हम जो है उसमें एलिवेटेड क्या रोड बनाएंगे, और कैरिंग कैपेसिटी जो इस देहरादून की है, इसके चारों ओर आप देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट है, उधर प्रेमनगर साइड, इधर दूधली साइड, ऊपर मसूरी साइड, रिजर्व फॉरेस्ट है टोटल। तो एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता, वर्टिकल हो सकता है, वर्टिकल के लिए जगह छोड़ी नहीं। जमीनों के फ्रॉड आपको पता है देहरादून के कम से कम कितने फ्रॉड 9 नवंबर 2000 के बाद सामने आए। इसके लिए सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं? सभी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जनता भी जिम्मेदार है। हम जनता को तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि फौजी बेचारा आता है
और पहाड़ का रहने वाला होता है, पैसे उसको पेंशन मिलती है, देखता है कि चलो भाई देहरादून, पत्नी उनकी कहती है कि चलो देहरादून मकान बनाओ, यहाँ बच्चों के पढ़ने का नहीं है, यहाँ जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो आते हैं और जो हमारे तथाकथित क्या कहते हैं उन्हें बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो उनको ठग देते हैं। एक ज़मीन को 6 लोगों को, आपको पता ही होगा एसआईटी के पास पता नहीं अभी कितनी पेंडिंग होंगी जांचें ज़मीनों की, फ्रॉड की। रतौड़ी जी, एक चीज़ बताइए कि गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का जो ये सिर्फ मुद्दा है या पहाड़ पर रहने वाले लोगों की भावनाएं हैं? देखिए, ये भावना जो है ना, जब 92 में स्टार्ट हुआ था, पहले क्या था, कुमाऊं गढ़वाल में हल्का सा, आपको पता ही है, थोड़ा सा वो होता है कि ये कुमाऊं के हैं, ये गढ़वाल के हैं, थोड़ा डिफरेंस। तो उस समय की सरकारों ने, यूपी वैसे तो उन्होंने कौशिक रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो जो मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पे बनी थी, तो उसमें तो गैरसैंण को राजधानी बताया गया सीधे सीधे। तो उस समय थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, और नेचुरल होता है कि जब कोई आंदोलन होता है तो पॉलिटिकल सिस्टम चाहता है कि भाई इसको थोड़ा इसमें बीज बोए जाएं, तो इसलिए लोगों ने तभी सोच लिया था कि हमारी राजधानी गैरसैंण चंदनगर होगी। और जो माननीय मुलायम सिंह या स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, स्वर्गीय हो गए अब तो, खैर मेरे ख्याल से भारत रत्न मिला उनको क्या? भारत रत्न नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं मिला नहीं, शायद नहीं मिला उनको। हाँ, भले वो विलेन भी माने जाते हैं रामपुर तिराहे के उनको माना जाता है कि उन्होंने जो है, अब भाई मुख्यमंत्री इतना बड़ा प्रदेश था तो खैर छोड़िए, वो तो दूसरी बातें हैं। तो उस कौशिक समिति की रिपोर्ट में पांगती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएस पांगती साहब हमारी राजधानी बीच में आए भी थे, तो उन्होंने ही बताया, प्रेस में ही बता रहे थे वो, कि वो उस समय जब कौशिक समिति रिपोर्ट थी तो उस समय साफ साफ था कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। उसके बाद मोतीलाल वोरा जी जब गवर्नर बने तो उन्होंने गैरसैंण के सर्वे के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृत किए। ये पांगती जी के वर्ड, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। तो इसका मतलब सरकार उस समय की सोच गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया था कि राज्य अलग करना ही पड़ेगा शायद, क्योंकि इतने शहादतें हो गई थी, तो उन्होंने राजधानी के लिए भी तैयारी कर दी थी। और हमारे जो आंदोलनकारी थे, चाहे वो यूकेडी वाले हों, चाहे आप अन्य पार्टियों वाले हों, यूकेडी मैन रही उस समय आंदोलन में, भाजपा कांग्रेस भी रहे, लेकिन उनकी यही डिमांड थी कि गैरसैंण हमारी राजधानी होगी। लेकिन जो हमारा एक्ट बना उसमें राजधानी का जिक्र ही नहीं था, और वो बीच जो है, और अब तक, अब 25 साल में तो आदमी, अगर बच्चा बड़ा हो जाए, 25 साल का हो जाए, और उसकी उस राज्य की कोई राजधानी ना हो, तो इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार किसे कहेंगे। तो अब आपका जो ये आंदोलन है जिसके लिए आप प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, तो आपको पहाड़ों में और प्लेन के जो क्षेत्र हैं, हरिद्वार है, नैनीताल है, देहरादून है, और पहाड़ी क्षेत्र दूरस्थ कुमाऊं भी है, गढ़वाल भी है, आपको आपके आंदोलन में कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं उस समय शायद विधानसभा में बैठा था, यहीं हो रही थी देहरादून अस्थायी राजधानी में, तो हमारे काजी निजामुद्दीन विधायक थे शायद उस समय, और कांग्रेस की सरकार थी मेरे ख्याल से, तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। भले उसमें हो सकता है वो पॉलिटिकल गिमिक रहा हो कांग्रेस का, ये भी हो सकता है, बट वो लाए थे। और आप देखेंगे कि एक आध को छोड़ दें, तिलक राज बेहड़ जी कुछ कह रहे थे शायद, वो भी हो सकता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो कोई, कि देहरादून को राजधानी रखे, तो बाकी कोई विरोध में नहीं है। और मैदान और पहाड़ की बातें, ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस और भाजपा दोनों की बात करूंगा मैं, ज़्यादा भाजपा, क्योंकि भाजपा की सरकार ज़्यादा टाइम है अब, इन्होंने पब्लिक को फुटबॉल बना रखा गैरसैंण को, कभी इधर उछालते हैं, कभी उधर उछालते हैं, कभी कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम राजधानी बना देंगे, और
जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष वाले कहते हैं कि राजधानी हम बना देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो ये है, फुटबॉल बना रखा पब्लिक का। पहाड़ में आज की तारीख में 3000 गांव, इन्हीं की रिपोर्ट है कहीं से। पलायन आयोग खुद पलायन कर गया, देहरादून आ गया पौड़ी से। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा और पौड़ी में, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, जहाँ विद्वान लोग ज्यादा थे, पहाड़ों में। और हमारे जो देहरादूनी, आप भी देहरादून के वासी हैं, आप देखते ही हैं कि यहाँ ट्रैफिक का हाल देखो, बहुत बुरा हाल है। बुरा मतलब क्या कहें उसको, क्या बदतर कहें से भी बदतर हाल। और जो यहाँ की हवा है आज की तारीख में, कानपुर की हवा से भी गंदी हो रही। कानपुर को पहले कितना बड़ा पॉल्यूटेड सिटी मानते थे। आपको क्या लगता है कि जो आपका ये गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा है, आपकी जो आंदोलन है 25 तारीख से शायद आप कर रहे हैं, तो उम्मीद है कामयाबी मिलेगी? स्थायी राजधानी, हमारी एक समिति बनी हुई है, गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति। पहला आंदोलन हमने 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में किया था। उसमें अच्छे लोग जुटे थे और हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था। हमने कहा पहले भाई, जो क्योंकि 4 जगह 4 इंजन की सरकार मानता हूँ मैं भाजपा की। उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, अब दिल्ली में भाजपा, केंद्र में भाजपा 4 इंजन है। तो हमने कहा भाई पहले सबसे बड़ों से कहा जाए। फिर हमने 12 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में आंदोलन किया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया। फिर 9 नवंबर को करण प्रयाग में किया। अब 25 दिसंबर को हम चौखुटिया में कर रहे हैं आंदोलन, अल्मोड़ा के चौखुटिया। अगर मान लीजिए आपका आंदोलन और हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा चांस ये है क्योंकि पैसे अभी हमारे पास हैं नहीं, हम तो ऐसे आप मेरे बारे में जानते ही हैं, ज़्यादा जानते हैं, तो पैसे उस तरह नहीं है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने, आपने भी देखा होगा, वो वायरल हुआ वो वीडियो जिसमें उन्होंने 8000 करोड़ की बात कही है कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। 25 साल हो गए आज राज्य बने हुए, अभी वहाँ पर तिनका तो जुड़ा नहीं है, राजधानी बन जाएगी। तिनका नहीं जुड़ा, बहुत है वहाँ पे। 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो तो मैं ओपन उसमें बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहा हूँ। ये तो सदन कर गैरसैंण में 8000 की प्रॉपर्टी है, 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी, पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी जाकर के विजिट करके देख ले। जस्टिस थपलियाल जी ने तो भाई, अगर आपको देहरादून राजधानी बनानी थी तो इतना खर्चा क्यों किया हो? और देहरादून को अगर आपने राजधानी बनाना है, आप सरकार या जो भी सरकार में है वो ये चाहता है कि देहरादून ही उत्तराखंड की राजधानी रहे, तो विधानसभा से पास करें ना। क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे? हमारा पॉलिटिशियन से या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हमारी जो समिति। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उत्तराखंड जब निर्माण हुआ तो कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए। शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि कोई भी चीज़ कुर्बानी मांगती है। तो क्या गैरसैंण के लिए आप कुर्बानी देने को तैयार हैं? या 2004 में जी, हमारे गांव से करीब 18 किलोमीटर है, बैनीताल एक स्थान है, लेक है। आप गैरसैंण जब गए होंगे सत्र कवर करने, तो आपने शायद ख्याल किया हो, बैनीताल की बात होती है। वो एस्ट्रो विलेज बनाने की बात भी थी उसको, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पर। तो उन्होंने 38 दिन भूख हड़ताल की थी शुरू, तब तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, और एम्स में जाके उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली। मोहन सिंह उत्तराखंडी। मेरा सवाल ये है कि गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड बना, कुर्बानी दी गई, कुर्बानी के बाद अस्तित्व में आया। यहाँ भी कुर्बानी दे दी ना। गैरसैंण एक कुर्बानी तो ले चुके ना, भूख हड़ताल करके आदमी राजधानी के लिए, जिसको जो पॉलिटिकल मैटर है, जो कि
हमारी जनता के साथ एक दीक्षित आयोग बना दिया गया महाराज। 8 साल में उसने रिपोर्ट दी। दीक्षित आयोग बना ना जब राज्य बन गया था, कौशिक कमेटी नहीं कह रहा हूँ मैं, दीक्षित आयोग बना दिया उन्होंने। 80 पेज की रिपोर्ट दी और पता है उसके क्या है फाइंडिंग्स? क्या कि दिल्ली से दूरी देख रहे हो देहरादून दिल्ली से नजदीक है। उत्तराखंड के लोगों के दर्द कुछ नहीं, पलायन इतना बढ़ गया। स्वास्थ्य की स्थिति आप पूरे प्रदेश में देख सकते हैं आज की तारीख में। आप शिक्षा की स्थिति देख सकते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आप जो है इसके अलावा सफाई की स्थिति देख सकते हैं। आपके यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, देवभूमि है। आपने बद्रीनाथ की कैरिंग कैपेसिटी खत्म कर दी। आपने केदारनाथ में इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी खत्म कर दी। आप यहाँ हमारे जो सिखों का है गुरुद्वारा, वहाँ भी इतने टूरिस्ट जा रहे हैं कि बर्फ, अब वैसे भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही पहाड़ों में इस बार बर्फ अभी तक नहीं पड़ी। तो क्या स्थिति देना चाहते हैं? क्या पॉलिसीज है? 70 विधायक हैं आपके, एक जो है नॉमिनेटेड शायद इसमें नहीं है, इस बार नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो ब्यूरोक्रेट होता है आज का ब्यूरोक्रेट, किसी भी चीज़ में ब्यूरोक्रेट की भूमिका बहुत अहम होती है। और ब्यूरोक्रेसी में जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सरकारों के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मान बैठे हैं। उनके व्यवहार से लगता है कि वो राजनीतिक आकाओं के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, है क्या? है आज की तारीख में? आप कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर, मुझे एक नेता ने कहा, हमारे कार्यक्रम में आया था भाषा विभाग के, भाजपा का नेता थे, नाम नहीं लूँगा, वैसे तो मैं डर नहीं रहा हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा, मतलब जो बैक में जो ऑपरेट करते हैं नेता, ठीक ठाक नेता हैं ठीक ठाक नेता हैं, कि आप भाजपा के खिलाफ हैं, इसलिए आप मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, शौक लगा। मैंने कहा भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, इससे क्या मतलब? हम काहे के लिए आए? हम जनता की सेवा के लिए आए। इतनी मेहनत करके हम पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और अगर हम किसी पार्टी के पीछे चले जाएं तो देश का तो बंटाधार होना ही है। पहले जो हमारी स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी आईएएस, पीसीएस में भी आपने तो यूपी पीसीएस के अधिकारी भी देखे हैं, कैसे कैसे अच्छे अच्छे अधिकारी थे। आईएएस के अधिकारी KR भाटी साहब हमसे जुड़े हैं, इसमें यहीं रहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंदोलन में, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्थायी राजधानी गैरसैंण में। इसी तरह जो है अशोक कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट यूपी के, आपके जम्मू कश्मीर के हैं इवन। तो आईएएस अधिकारी जो होता है सिस्टम का हिस्सा, वो अपने आप को मजबूर महसूस करता है या दबा हुआ महसूस करता है? देखिए, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोस्ट पावरफुल। हम तो क्या हैं, कुछ लोग तो बड़े बाबू कहते हैं, ठीक ही कहते हैं, तोते बन गए। लेकिन बहुत आईएएस, आप मानिए उच्चतम न्यायालय ने कहा ना, किसी को तोता कहा, सीबीआई को शायद कहा था। बहुत सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी ऐसे थे, यहाँ तक कि मैं केरल की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जी जी। केरल में मैंने सोशल मीडिया ही में पढ़ा, वहाँ रिलीजियस लाइन में आईएएस अधिकारी बन गए थे। क्या है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? कौन बो रहा है ये बीज? क्या केवल सत्ता पाने के लिए ये सब होगा देश में? क्या देश सबका नहीं है? क्या केवल मेरा ही है या आपका ही है? भारतवासियों का है। भारत नाम रख दिया आपने, अच्छी बात है, भारत नाम रख दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन अब भारत में तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो क्या कहते हैं उसे, जो गुलदस्ता है हमारा,
उसमें कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, कई प्रांत हैं, कई बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो 31 साल सिविल सर्वेंट रहे हैं, क्या एक सिविल इससे सर्वेंट पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा मध्य प्रदेश में। यानी कि सीधे शिक्षा से जुड़े रहे, हाँ। तो क्या एक ब्यूरोक्रेट के लिए आवाम जो होती है, जनता जो होती है, होनी वो चाहिए। जनता हिंदू मुसलमान भी होती है या जनता जनता होती है? नहीं, जनता जनता होनी चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान किसी की हो रही है तो इसका मतलब आप जो है देश के प्रति वफादारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने जॉब के प्रति सीरियस नहीं है, अपने जॉब के प्रति क्या कहते हैं, ईमानदार नहीं। आपने अपनी सर्विस के दौरान 31 सालों में कभी कलेक्टरी आपको नहीं दी गई, कभी कमिश्नरी आपको नहीं दी गई, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? भाई एक तो मैं आउट स्पोकन हूँ, और दूसरी मैं कहता हूँ, आपको कारण बताता हूँ। मैं बड़ौत एसडीएम था यूपी में, और सिरोही जी थी शायद, क्या पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, सिरोही जी मंत्री थे, राजस्व मंत्री। कुलदीप सेठ साहब हमारे जिलाधिकारी थे, जिला मजिस्ट्रेट, पीसीएस से आईएएस थे। तो उस समय कारगिल वाला मामला चल रहा था। अब क्या हुआ कि एक विधवा हुई जाटों में, आप जानते ही, आप तो रहे, आप तो मेरठ भी देखा है आपने, मेरठ भी देखा है। तो जाटों में जो है जमीन बड़ी प्रिय मानी जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ जो 10 लाख दे रहे थे लोग उस समय, शायद वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, मुझे अगर पता नहीं जी, वाजपेयी जी थे शायद, हाँ, बीजेपी की सरकार थी, मतलब बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, बीजेपी अकेले नहीं थी जी। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने एक जमींदारी विनाश अधिनियम है 1951 का, उत्तर प्रदेश का, आपको पता है 1950 तो का। आपका वो टकराव काफी चर्चाओं में रहा? नहीं, वहाँ नहीं रहा चर्चाओं में ज़्यादा। तो उन्होंने ये कहा कि साहब, एक तो झगड़ा हो गया बहू में और ससुर सास ससुर में, 10 लाख दे रहे थे, 10 लाख के लिए झगड़ा हुआ। फिर ये कहा गया मुझे मंत्री जी द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा कि इनको 10 एकड़ जमीन आप आवंटित कर दो। अच्छा, बतौर एसडीएम? बतौर एसडीएम जी जी। मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और हमारे जो हैं जिलाधिकारी कह रहे थे। मैंने कहा इनके पास 3/8 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, अच्छा, इन्हें आवंटन नहीं हो सकता। कि आप नहीं करेंगे ना? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करूँ। मंत्री जी थे वहीं, लेकिन मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ वो कहा हो, या जिलाधिकारी ने भी नहीं, मेरी बात उन्होंने मानी। उसके बाद तो राज्य बन ही गया था, तो हम 9 नवंबर को तो यहाँ गए थे। यहाँ जो है एक मंत्री जी थे, उन्होंने, जब मैं हरिद्वार एडीएम था, एक चकबंदी वाले मामले में कह दिया कि साहब वो देख लीजिएगा। तो मैंने कोर्ट में दूसरे दिन आदेश सुनाया। उनके जो वकील थे, जिनके पक्ष में मंत्री जी का फ़ोन आया था, मैंने कहा भाई मैं इसलिए आपके खिलाफ कर रहा हूँ, वैसे वो आदेश हाई कोर्ट से भी शायद नहीं कटा। अच्छा। हाँ, इसलिए खिलाफ कर रहा हूँ, डीडीसी का आदेश सीधे वहाँ हाई कोर्ट जाता है, उसमें चकबंदी में। यानी सरकार को ही चुनौती दे दी आपने? नहीं, सरकार नहीं कहेंगे, करते हैं मंत्री लोग भी फ़ोन करते हैं, और बहुत अच्छे मंत्री हैं। अच्छा, एक बात थे, मतलब आप चमोली के दौरे पर थे और आपको सरकार ने भेजा, मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई, आप उस मीटिंग में नहीं थे? नहीं, कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट में नहीं थे, आपसे विभाग छीन लिया गया, क्या कहानी? संस्कृत शिक्षा में क्या हुआ सुन लीजिए। जब ये तो बाद में बने मुख्यमंत्री, तब शायद त्रिवेंद्र रावत थे मुख्यमंत्री, तो हमारे अरविंद पांडे जी मंत्री थे संस्कृत शिक्षा के। अब एक दिन उन्होंने कुछ मीटिंग चल रही थी, कुछ कहा उन्होंने, मैं उसी दिन मुख्यमंत्री जी के पास गया कि मुझसे संस्कृत शिक्षा हटा दिया जाए। अच्छा। मैंने कहा मैं ये सुनने के लिए नहीं हूँ। जो मंत्री के शब्द थे, भले अब शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं, आप शब्द तो नहीं कहेंगे। अब हाँ कह सकते हैं, कुछ निरंकुश या कुछ कहा उन्होंने। निरंकुश शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं, निरंकुश कहा उन्होंने मुझे। अपने सचिव को, प्रभारी सचिव था शायद मैं संस्कृत शिक्षा का। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, त्रिवेंद्र रावत जी के पास, मुझे हटाइए आज ही।
नहीं हटाया उन्होंने। जब ये मुख्यमंत्री बदल गए, आपको पता ही है स्टोरी, तब मैं वहाँ जा रहा था, दौरे पे गया हुआ था। संस्कृत के ही हम लोग संस्कृत एवं संस्कृति विलेजेज में वो बना रहे थे कि कुछ बनाएं बढ़िया। और संस्कृत हमारे 100 करीब स्कूल हैं संस्कृत के, आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जो प्राइवेट चलते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं वो, प्राइवेट पुराने। तो इन्होंने मुझे हटा दिया। दूसरे दिन मैं अखबार में देख रहा हूँ कि साहब रतुड़ी जी संस्कृत शिक्षा से हट गए। फिर मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो संप्रति इस समय से संस्कृत शिक्षा मंत्री हैं, आपको पता है कौन है? उन्होंने कहा कि आप ले लो। अच्छा, ये जब मैं भाषा में आ गया था, मैंने कहा ना सर, आपने हटाया है, आपने ये विभाग तो नहीं लूँगा। तो ये विभाग, उसमें हमने संस्कृत चैनल हम बना रहे थे, आप भी शायद, आपको भी याद, आपको भी बताया था। हमने यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया था उनके तीरथ सिंह रावत जी के टाइम। देश का पहला संस्कृत चैनल। और हमारा जो भाषा विभाग है, इसमें ये वर्तमान मुख्यमंत्री, इन्होंने उस समय, हमने कहा नेपाली अकादमी बनाइए, इन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी। आपने शुरुआत कर दी थी देश के पहले संस्कृत चैनल की, लेकिन वो हो नहीं पाया, अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। नहीं, मैं तब तक हटा ही दिया गया, और नहीं तो मैं पहुंचा देता उसको। 11,000 रुपये मैंने दिए सबसे पहले वहाँ यूनिवर्सिटी में कि संस्कृत चैनल के लिए मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में अक्सर टकराव होता रहता है, जैसे एक हाल में ही, नहीं, अगर सही काम कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप देहरादून में जो आप कह रहे थे ना, नहीं, उनके डीएम से यहाँ के एक वरिष्ठ मंत्री ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। गलत है। आपको तो 3 साल में हमारे के लिए क्या करने को आ गया? नहीं, आप भी देख रहे हैं। नहीं, आप कहते हैं मेरे को 3 साल में काम आई रहो पूरे दिन में, तो यहाँ पे वो टर्मिनल ठीक कर दे अपना। रात को चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विजय शंकर ने फोन उठा लिया, इनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है, जब सुबह सीएम किया, मैंने फोन किया, तब जाके फोन उठ रहा है। तो अगर आप होते, आप क्या करते? मैं होता, मैं क्या करता? मैं था ही नहीं, मैं जिलाधिकारी रहा ही नहीं कभी। और जो मंत्री कहे हैं उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। वो उनको पता है कि ये कैसे आदमी है, वो हिम्मत ही नहीं करते बोलने की। तो इसके अंदर खामी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या पॉलिटिकल? अरे भाई, आप यू आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वन पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम ए स्टेट, और सविन बंसल जो हैं अच्छे अधिकारी हैं, कभी मैंने उनकी शिकायत नहीं सुनी। आप अगर उनको कह रहे हैं, और वो दिन रात जा रहा है, जब देवी आपदा आ गई थी तो वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, दैट इज वेरी बैड इन टेस्ट। और हम इसका विरोध करते हैं एज IAS भी, और एज आम नागरिक भी विरोध करता हूँ मैं इसका, कि मंत्री को ये अधिकार नहीं है कि वो, आप ट्रांसफर करो उनके, आप DM पद से हटाओ किसी को, आप सचिव पद से भी हटा दो, लेकिन सचिव तो रहेगा आदमी अगर वो है तो ये गलत है। और ब्यूरोक्रेसी यहाँ की, कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आप कह रहे थे जैसे पहले, कि वो पर्टिकुलर पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेशर दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ऐसी, ये गलत है। क्या आप भी कभी कार्यकर्ता बने नेताओं के? मुझे अब नेता बनना है, न मैं तब नेता था। अपने अधिकारों के प्रति मैं हमेशा सजग रहा हूँ, और मैंने कहा है, हमेशा कहा, और मैंने कभी केयर भी नहीं की। कितने ही डिपार्टमेंट आप ले लो, कितने ही डिपार्टमेंट छीन लो, SDM भी कई बार में 6-6 महीने में हट जाता था, कभी DM से झगड़े हो जाते थे इन्हीं बातों में, करप्शन के केसेस में। देवदत्त शर्मा थे DM, अब मैं आज बता ही देता हूँ आपको। देवदत्त शर्मा, पूरा मामला? देवदत्त शर्मा जी थे DM बिजनौर के। तो और मैं SDM नगीना बना, यहाँ उत्तरकाशी से SDM था, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ गया था। ठीक है साहब, बन गए, चुनाव कराए, उस समय शायद बाई इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, वहाँ नगीना के। कोई मैं उनका विधायक जी का नाम याद नहीं कर रहा हूँ,
तो ये मामला हुआ, तहसीलदार साहब आए कि साहब वो पट्टा होना है, और अब आगे मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, सुन लीजिए। तो ठीक है, पट्टे तो भाई, मैंने कहा अगर पट्टे सही हैं तो करने ही चाहिए, गरीबों को पट्टा मिलना चाहिए आवास बनाने के लिए, ठीक ही बात है। क्या हुआ कि एक दिन एक महिला, गरीब महिला, 10-10 के नोट उनके हाथ में थे। अब मेरे शायद अर्दली ने देखा नहीं या जो भी बात रही, वो आगे कि मुझे पट्टा दे दे। अच्छा। वो जो पट्टा जहाँ मांग रही थी वो 132 की लैंड थी। आपको जमींदारी विनाश में अगर देखेंगे तो 132 की लैंड थी, पट्टा नहीं हो सकता। बाद में पता किया मैंने, पता चला, मैंने वो पटवारी सस्पेंड कर दिया जिसने वो पट्टे किए थे पहले। अच्छा। ठीक हो गया। अब बाद में पता चला कि साहब वो तो पैसे बटे हुए हैं उसमें। उत्तर प्रदेश की बात है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। तो पैसे बटे हुए हैं और आप समझ सक रहे हैं कहाँ तक गए होंगे पैसे। तो मैंने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा इसने जो है गरीब लोगों को छोड़ रखा पट्टों में, इस आधार पे। तो मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से चांदपुर कर दिया गया डीएम साहब द्वारा उस समय, और वे विधायक को भेजा उन्होंने, नगीना विधायक को, जो कि मेरे ही टाइम पे मैं आरोप था शायद, या मतलब था वो उसी समय चयनित हुए थे, विधायक बने थे। तो उन्होंने जो है उनको भेजा। एक दिन मैं कोर्ट में बैठा था कि इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इसलिए इनको एसडीएम चांदपुर बनाया जाता। अच्छा। अब चांदपुर में एसडीएम में एक और मामला फंस गया। वो मेरा ट्रांसफर कराने गए कलेक्टर साहब और भाजपा जिलाध्यक्ष। उस समय भाजपा और बसपा की मिली जुली सरकार थी, मैं नाम नहीं लूंगा भाजपा जिलाध्यक्ष का, कणवाल थे कोई। लखनऊ गए ट्रांसफर कराने, मेरठ कराए। तो ये टकराव की स्थिति आपके उसूलों की वजह से थी या एक तो मैं आउट स्पोकन हूँ और दूसरा उसूल तो है, क्योंकि वो जो नक्शा पास करने के लिए कह रहे थे, एसबीत प्राधिकारी होते हैं एसडीएम चांदपुर में, तो उसमें 1.5 लाख रुपए हम कह रहे थे फाइन जमा करो, क्योंकि आपने पहले मकान बना दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, कोई भी ब्यूरोक्रेट अपनी सेवा काल के दौरान कितना वेतन पा लेता होगा, कितनी संपत्ति उस ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए और कितनी होती है? अगर आप संपत्तियों की जांच करें और जो विजिलेंस पकड़ती है या सीबीआई पकड़ती है या जो लोकपाल वालों में शिकायत जाती है, तो आपको पता ही है आईएएस अधिकारी भी उसमें कई पकड़े जाते हैं। चपरासियों के यहाँ से कितनी संपत्तियाँ निकल आती हैं। आमतौर पे अगर पूरी आमतौर पे खाने पीने के लिए, एक मकान बनाने के लिए आपके पास इनफ पैसा होता है। और अब तो तनख्वाहें ठीक हो गई हैं। अब तो तनख्वाहें, आम लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी तौर पर अगर कोई काम कराया जाना है तो उसके अंदर खर्चा होना ही होना है। ये धारणा क्यों बनी? देखिए वो रेड टेपिज्म होता है नेताओं और अधिकारियों में और कर्मचारियों में, सब में जो है एक तरह से वो होती है, टाइम नहीं रहता किसी के पास, एक तो है ना। मैं गया माना और मैंने कहा भाई मेरा लाइसेंस बनना है फलानी चीज़ का, तो वो ज़रूरी है कि वो आम नागरिक है तो भाई उसकी तो ऐसी तैसी होनी। अब थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ दुखद स्थिति ये है, पहाड़ों में अभी तक इंटरनेट नहीं है कई जगह। ट्रांसपेरेंसी कैसे आई? एक तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में वो नेपाली सिम यूज करते हैं कई बार। आपको याद है? जबकि जो मैं सूचना का अधिकार में मांगा था कि 9 नवंबर 2000 के बाद कितना वो हुआ, तो ये सब सूचनाएं तो ग्राम सभाओं में रहनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहनी चाहिए आज के तारीख में। आपने मुख्यमंत्री के एक विभाग के खिलाफ भी कड़े तेवर दिखाए थे, कोई मुकदमा भी कायम कराया था आपने किसी मसले पर, क्या था वो मामला? नहीं, मुकदमा तो दूसरा था, वो आप शायद दूसरा पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं सचिवालय प्रशासन विभाग में था, सचिवालय प्रशासन में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी से फिर उनके ओएसडी का फोन आया मुझे कि ये फाइल जो है आप चला दीजिए, फलाने को जो है रेगुलर करना है, जो भी मतलब वो जो 10 साल का था या 5 साल का था, उस समय कोई नियमावली आई थी।
मैंने कहा ये इतने और हैं, इनको क्यों छोड़ रहे हैं? तो वो कुछ जोर से कहने लगे और कहने लगे कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में आइए। रामास्वामी सर चीफ सेक्रेटरी थे। तो भाई झगड़ा, मैं उसको लिखा जो उन्होंने वर्बेटम मुझसे फोन पे कहा था, उसको लिख के उनको दे आया। तब तक वो अंदर से निकल के आ रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप जोर से कैसे बोल सकते हैं हमसे? क्यों बोलेंगे? OSD हैं मुख्यमंत्री जी के, कि मैं OSD 1 हूँ। OSD 1। खैर मैं सर पे ही बिगड़ने लगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, मैंने कहा सर आपने इनको क्यों बुलाया? तो उसमें कानूनी कार्रवाई की थी आपने? नहीं, उसमें नहीं की थी, उसमें नहीं की थी। एक दूसरे मामले में की थी, वो मैं बताऊंगा नहीं। और वो उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, 2-3 मामले हैं मेरे पास जिसमें मैंने स्वयं FIR दी हैं और कहीं किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा तो वो खुलेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, आज के दौर में जो वर्तमान में सरकार है उसके अंदर PCS अधिकारियों की लॉटरी लगी हुई है। कई PCS अधिकारी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं जो PCS से IAS बने हैं, उनकी ऐश आई हुई है। दमदार विभाग उनके पास है, उन्हीं का जलवा है, उन्हीं का जलवा। उदाहरण तो उन्हीं के जलवे हैं। आप मेरा वालों कह रहे हैं क्या? नहीं, मेरा जो सवाल है कि PCS अधिकारियों को उनके मजबूत मुकाम दिए गए धामी सरकार में, यानी कि PCS अधिकारी की काबिलियत को देखते हुए इस सरकार ने काफी बड़े मजबूत कदम उठाए और मैंने देखा कि अच्छी पोस्टों पर PCS से IAS बनने वाले अधिकारी तैनात हैं। लेकिन 31 सालों में आपको ना कलेक्टर बनाया गया, ना कमिश्नर बनाया गया। तो आखिर ये सरकारें क्या तोलती हैं, क्या नापती हैं, कि किस वजह से आपको दूर रखा? ये तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या तोला, या हरीश रावत जी से पूछना चाहिए। उस समय PCS अधिकारी अच्छे पदों पे थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने तो ये कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, ये सब कैलकुलेशन होती हैं। और मैंने सूचना के अधिकार में मांगा, एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है। अच्छा, ठीक है, DOPT की नियम है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होता है। मैंने मांगा कि 9 नवंबर 2000 के बाद, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे कब मांगा, मैं आपको अगर कहेंगे तो दिखा भी दूंगा, कि 9 नवंबर 2000 के बाद इसकी जो बैठक है सिविल सर्विसेज बोर्ड की कितनी हुई, तो बताया गया 0 सूचना में। कार्मिक से मांगा 0। तो कौन पोस्टिंग कर रहा है ये बताइए। अच्छा, ये पोस्टिंग में जो जिले दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं, तो सरकारें क्या देखती हैं, मुख्यमंत्री क्या देखते हैं? वो तो मुख्यमंत्रियों से पूछिए। 10 मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, 31 खंडूड़ी जी के टाइम पे क्या देखा जाता है? खंडूड़ी जी के टाइम पे मैं ADM था हरिद्वार, और उसके बाद मुझे CDO, नहीं खंडूड़ी जी थे या निशंक जी के टाइम से CDO मुझे नैनीताल बना दिया गया। और हमारे गांव में देवी 55 साल बाद बाहर आ रही थी, नागिना देवी हमारे यहाँ होते हैं, नागिन, उनको भी पूछते हैं हम लोग। हिंदुओं में तो आप जानते हैं थोड़ा सभी को तो पूछते हैं। तो वो मैं गया, मैं जो ज्वाइनिंग टाइम होता, मैंने कहा चलो ये अवेल कर लेते हैं और देवी के उसमें शामिल हो जाते हैं। तब तक मुझे फ़ोन आता है अपर सचिव कार्मिक का, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आप जो है CDO नहीं जाना चाह रहे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपको विभाग कौन से चाहिए? विभाग कौन सा चाहिए? अब मेरे भी दिमाग में पता नहीं क्या है, उस समय विनोद शर्मा साहब को हमने, विनोद शर्मा जी उत्तर प्रदेश भेज दिया था। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह में। तो मैंने कहा उनके सारे विभाग में दिलवा दो। मैंने भी ऐसे कह दिया। वापस आया मैं, CDO में हट गया, दीपक रावत बन गए CDO, ये जो कमिश्नर है इसमें। फिर 1 महीने बाद सारे विभाग हटने लगे मुझसे। अच्छा, क्या कहोगे आप? यहाँ नगर निगम में मैं मुख्य नगर अधिकारी बना, 2008 की बात है। नगर आयुक्त तो अब कह रहे हैं उसको, उस समय मुख्य नगर अधिकारी कह रहे थे।
वैसे तो वो जो एक्ट है, वो जो नगर निगम का एक्ट है, वो 9 नवंबर 2000 से पहले का है, अप्रैल 2000 का है वो, यूपी का। तो नगर आयुक्त ये कहना चाहिए, तो नगर आयुक्त उन्होंने रखा, उसमें मुख्य नगर अधिकारी नाम रखा गया, ठीक है ना। तो 5.5 महीने में हट गया था खंडूड़ी जी के टाइम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिन्हें ये कहा जाता है कि ये मलाईदार पोस्टें हैं, मिसाल के तौर पे बहुत से विभाग होते हैं, लोक निर्माण विभाग, ये चिकित्सा, धारणा ही गलत है। हाँ, कोई भी खराब नहीं। मलाईदार विभाग वाली नहीं, सोच नहीं। कहाँ से आई? अब ये तो सोच तो भाई जो चोरी कर रहे होंगे अधिकारी और कर्मचारी और नेता मिलके, वही सोचते होंगे कि ये मलाईदार है, पीडब्ल्यूडी का विभाग है, पीडब्ल्यूडी में आपको पता है पार्टी फंड में पैसा जा रहा, कहां से नहीं जाता, सबको पता है। ये तो डेमोक्रेसी में हमारी हालत जो है भारत में, हर स्टेट में है ये प्रॉब्लम। तो सचिवों को भी फंड मैनेज करना पड़ता है? मुझे नहीं लगता सचिवों को करना पड़ता है, विभागों को करना पड़ता है। नहीं, सचिव विभागों को कहते होंगे ना। ऐसा हो सकता है, अगर सचिव कोई ब्लू आइड सचिव है किसी मुख्यमंत्री का, तो ये भी तो संभावना है, संभावना कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि ठेकों में कहीं ना कहीं फिक्सिंग वगैरह? अरे हाँ, लोकायुक्त तो आपका बना नहीं उत्तराखंड में, शिकायत भी किससे करें, जनता। हाँ, तो कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए? हम हैं, जनता है जिम्मेदार। जनता का रोल कहाँ है? जनता चुनती है ना, जनता चुनती है, इमोशनल होके। जनता अगर दिमाग लगा के चुने कौन काम करने वाला नेता है, उसकी जाति न देखे, उसका धर्म न देखे, अभी मैं पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं रेटोरिक होता है उसमें न बहे। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं उत्तराखंड में, तो केरल के बाद हमारी साक्षरता ऊपर है। अभी मैं दुनिया के सबसे रईस आदमी एलॉन मस्क का पॉडकास्ट देख रहा था जी। तो जिस शख्स ने उनका पॉडकास्ट किया, उसने सवाल किया था एलॉन मस्क से कि राजनीति और बिजनेस के बारे में आपका क्या नज़रिया है। तो एलॉन मस्क का जवाब था, राजनीति तो बहुत खून खराबे वाला क्षेत्र है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं, देखिए, दिस फिजिकल बॉडी विल डाई वन डे, दिस इज काइंड ऑफ ट्रुथ। हम देखते हैं लोगों को मरते हुए, फौत होते हुए, उर्दू में कहते हैं, जैसे फौत कहते हैं फौत। तो और आप कितनी रोटी खाते हैं? 2-2.5। मैं भी शुगर के मरीज है आजकल तो, क्योंकि लाइफ स्टाइल हम लोगों की ऐसी हो गई कि कई बीमारियां होने लगी जो लाइफ स्टाइल डिजीज। तो आप कहाँ पैसा क्या करना चाहते हैं उस पैसे का? राजनीति में भी अगर आप सेवा के लिए राजनीति में नहीं जा रहे हैं, तो आप काहे के खून खराबे की जो बात कर रहे थे, खून खराबा ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति परिवर्तन का भी साधन है। अगर कोई अच्छा विधायक बन जाए और 5 करोड़ उसको विधायक निधि मिल रही है 1 साल में, और वो अच्छे 3-4 काम कर दे 5 साल में, तो वो हारेगा नहीं जल्दी। मैं तो काजी भाई को कहता हूँ ये बात, कहा तो नहीं है, अब कह रहा हूँ आपके माध्यम से। मुझे वो आज की तारीख में सबसे पढ़े लिखे हैं शायद उत्तराखंड में, और सबसे जहीन आदमी लगे। और भी हैं तो क्या जनता जहीन लोगों को पसंद करती है? ना, नहीं करती ना। वो जब चुनाव हो रहा था उनका, बाय द वे मैंने उनका वीडियो देखा, वो रो रहे थे। जनता कैसे लोगों को नेता चुनना पसंद करती है? जनता असल में बह जाती है। वैसे भारत की जनता, आपको बता दूं मैं, बहुत लंबे समय तक नहीं सहती है गलत आदमी, ये आप मान लो। तो आप मानते हैं कि नहीं, जनता पे हमें विश्वास है। आप चाहे भले के लिटरेट हों, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अगर जनता को लगेगा कि आदमी ठीक है तो वो जीतेगा। उत्तराखंड की जनता क्या 2027 में गैरसैंण के लिए वोट करेगी? हम कोशिश कर रहे हैं और हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो गैरसैंण को, हमारी जो समिति है, हम का मतलब हमारी समिति जो है
गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति उस कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी जो गैरसैंण राजधानी का समर्थक है, उस कैंडिडेट का सपोर्ट करेगी जो पहाड़ मैदान की बात नहीं करके विकास की बात करेगा, सही विकास की बात करेगा, पहाड़ों के विकास की बात करेगा, और जो हमारा डिसबैलेंस हो गया है मैदानी और पहाड़ में विकास में, उसकी बात करेगा। हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम उसको सपोर्ट करेंगे जो, अगर ये मुख्यमंत्री जी बना देते हैं राजधानी, तो हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और डैसिंग तो है ही। तो इसका मतलब ये कि 2027 के चुनाव में गैरसैंण को राजधानी बनाया नहीं, जाने हम को हाईकोर्ट लेकर- में तो जा रहे हैं, हम उसको मरने थोड़े देंगे मुद्दे को। जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। तो 27 का चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है? 27 का चुनाव बेरोजगारी, पलायन और पहाड़ी कृषि जो खत्म हो गई, पहाड़ में जो जंगली जानवरों के अटैक हो रहे हैं, क्योंकि पलायन हो गया, आदमी जब भाग गए तो जानवर ही तो आएंगे वहाँ, कौन आएगा? तो आदमी, औरतें, बच्चे सब नीचे को आ गए। कोई हरिद्वार चला गया, कोई देहरादून आ गया, कोई हल्द्वानी आ गया, कोई कोटद्वार चला गया। यही है स्थिति। आखिर में मैं ये जानना और दो देश, एक उसमें हमारा दुश्मन देश है चाइना, आपकी सीमा लगती है उससे। नेपाल से तो हमारे अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन आप बॉर्डर को वो कर रहे हो ना पलायन से। आपको पलायन आयोग, जैसे पहले भी कहा मैंने, खुद ही पलायन करके देहरादून आ गया। तो एक कोने में है देहरादून। जो गैरसैंण है, आप देखेंगे कि वो हरिद्वार से भी लगभग उतनी डिस्टेंस पे है, देहरादून से भी उतनी पे है, पिथौरागढ़ से भी उतनी, मतलब एकदम सेंटर प्लेस है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये आपका आंदोलन क्या हिंसक भी हो सकता है? नहीं, हिंसा, गांधी के देश वाले हैं हम लोग। हमारी आज़ादी जो है अहिंसा से मिली थी। हमारी आज़ादी देने में भले भगत सिंह जी और राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्लाह खां, इन सबका रोल रहा हो, ये लोग थोड़ा गरम दल के रहे हों, और उनको तो कम्युनिस्ट मानते हैं लोग, भगत सिंह जी को, लेकिन उन्होंने भी ऐसी हिंसा नहीं की कि जो कहें हम कि हथियार, जो नक्सलाइट कहते हैं बात, ऐसा तो हिंसक नहीं होगा। वहाँ हिंसक होने का मतलब ही नहीं है। जनता पे हमें पूरा विश्वास है, और हमें विश्वास है कि जनता उसी कैंडिडेट को जिताएगी जो गैरसैंण राजधानी का समर्थक होगा। धन्यवाद रतूड़ी जी, आपने इतना वक्त दिया। तो आपका धन्यवाद, आपने बुलाया, और इन आपके कैमरामैन और आपके सारे बच्चे जो हैं अच्छे काम कर रहे हैं, और तो मैं तो ऑफिस देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। थैंक यू। तो आप थे गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने को लेकर आंदोलन चलाने वाले अग्रज, अब ये कह लीजिए, क्योंकि अब तो ब्यूरोक्रेट रहे नहीं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अरे भाई। अब नेता कह सकते हैं, नहीं। समाज सुधारक कह सकते हैं ना, तो जिस तरीके से मैं आपका भाई हूँ। विनोद रतूड़ी जी ने जो मिशन शुरू किया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने सीधे तौर पर कहा कि यह आंदोलन अहिंसा के बैनर तले रहेगा, और हिंसा से इन लोगों को नफरत है। इन्होंने कहा कि गांधी का देश है तो गांधी के पद चिन्हों पर चलेंगे, हिंसा करने वाले से हमेशा परहेज करेंगे, क्योंकि जब भारत अहिंसा के रास्ते पर चलकर मिल सकता है तो गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।